नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि हम फिजिक्स में फॉर्मूले की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें 2 वीडियो दोस्तों आप लोगों को बताया जा चुका है। आज पार्ट 3 है फॉर्मूले का। शायद दोस्तों पार्ट 5 तक में हम फॉर्मूले को चूँकि डिटेल से बता रहे हैं, सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको फोर्स के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी थी। दोस्तों हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या बोला था सर? फोर्स का फॉर्मूला बोला था चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मोमेंटम क्या था सर? यानी हमने बोला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग में चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, यही होता था। और हमने बोला सर संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए फोर्स होगा मास इंटू वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइमिंग। तो फोर्स बराबर मास इंटू v/t यानी एक्सेलरेशन। हम पहले वीडियो में एक्सेलरेशन बोले हैं वेलोसिटी बाय टाइम, और इस वीडियो में हम बोले कि फिर क्या कहते हैं, आपको संवेग होता है, मोमेंटम होता है आपका m इंटू v। तो जब फोर्स की बात करते हैं तो दोस्तों वो हो जाता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब दोस्तों एक पॉइंट इसमें रह गया, वो है दोस्तों संवेग संरक्षण किसे बोलते हैं? संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों बताते हैं दोस्तों। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक बड़ा सा कोई वस्तु है दोस्तों जिसका मास m है, कैपिटल M मान लिया जाए, और यह v वेलोसिटी से आगे गया और एक लोहे के छड़ ने क्या मान लीजिए आगे गया और यह टकरा के 2 अलग अलग टुकड़ों में बट गया, जिसका मास m1 और m2 है। और अब यह वेलोसिटी v1 से बढ़ रहा है और यह वेलोसिटी v2 से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा कोई पत्थर जब आगे बढ़ा, टकराने की वजह से यह 2 पार्ट, मान लीजिए 3 पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 m3 v1 v2 v3, ये 3 पार्ट में टूट गया दोस्तों, ब्रोकन इन 3 इक्वल पार्ट्स या 3 डिफरेंट पार्ट्स। एंड ईच ऑब्जेक्ट गेट्स देयर वेलोसिटी, उसका अपना अपना वेलोसिटी है v1 v2 v3। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है दोस्तों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है क्या है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी जो था वह जो है बाद में टूटने के बाद जो सबका आपका मोमेंटम होगा m3 v3 उसके सम के बराबर होगा। मतलब पहले जो था मेरा टुकड़ा होने के बाद भी उसमें जो मोमेंटम है वह इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा यदि हम सारे मोमेंटम को जोड़ दें, ऐड कर दें। मतलब कहने का साफ मतलब है दोस्तों कि अगर कोई बड़ा पत्थर का मोमेंटम m इंटू v था और ये 3 पार्टों में टूट गया, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका जो टोटल जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। और कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है कि टोटल मास जो है इनिशियल मास के सम के बराबर होगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला में आ जाएगा। कौन सा? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये वाला ब्लू वाला, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हम उसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, आप लोग ग्रेविटेशनल का वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हम चूँकि फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सन है और पृथ्वी इस सन के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। अगर पृथ्वी का मास m2 और सन का मास m1 है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और ये फोर्स क्या होता है? m1 m2 और इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
जो लगने वाला आकर्षण बल होता है इन दोनों के मास और एक के गुणनफल बट्टा इन दोनों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। G यहाँ क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। तो F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर यदि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। G बराबर होता है 6.67 गुना 10 पे पावर -11, इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन क्या होता है सर? F बराबर अगर हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लिखे तो mg लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ, F बराबर ma से यहाँ पर एक्सेलरेशन को गुरुत्वीय रिफ्लेक्शन में हम बदलते हैं तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है और स्मॉल g बराबर होता है, यहाँ से वस्तु का मास कट जाएगा, ये कट जाएगा तो स्मॉल g बराबर G कैपिटल M बट्टा r स्क्वायर। ये m जो है ऑब्जेक्ट का मास होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का मास काट दिया है। ऑब्जेक्ट का मास दोनों तरफ होता है अगर हम एक्चुअल फोर्स की बात करें तो। अब g का मान कहाँ क्या होता है हम इसको दोस्तों बुक से ही रीड कर देंगे। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण में बहुत सारे क्वेश्चंस जो फिजिक्स से पूछे जाते हैं, हम उसके फॉर्मूले की बात करें। ये दो फॉर्मूला तो दोस्तों जिसको घेरा मार के लिखे हैं वो याद रखिएगा। कहता क्या है दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है r, ठीक है, और पृथ्वी पे लगने वाला गुरुत्व त्वरण है g, तो कहता क्या है कि पृथ्वी के सतह से किसी h ऊंचाई पे अगर कोई वस्तु है तो इस ऊंचाई पे इसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा, यानी g डैश हम बोलते हैं। पृथ्वी के सतह पे यदि किसी वस्तु का गुरुत्व त्वरण g है तो h ऊंचाई पे इस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वह त्वरण होता है दोस्तों g डैश बराबर होता है, यानी किसी हाइट पे गुरुत्व त्वरण का मान पूछ रहा, अगर सतह पे g है तो यह होता है g इंटू पृथ्वी का रेडियस क्या है r मान लो, तो r बट्टे r प्लस h का होल स्क्वायर होता है g डैश का मान। ये याद रखिएगा, जी डैश क्या होता है तो हम इसको थ्योरी में लिख देते हैं। ये है आपका 4HEIGHT, फॉर हाइट h, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हेन at surface of earth gravitational acceleration is, ग्रेविटी इज कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g। तो जब ग्रेविटेशनल सरफेस पर g है, किसी हाइट पर g डैश है और वो हाइट अगर h है तो g डैश का मान का फॉर्मूला ये होता है। अगर इसी में दोस्तों कहा जाए कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए कि 6000 किलोमीटर है और ये हाइट भी 6000 किलोमीटर है, मतलब यदि r बराबर h दिया रहेगा तब क्या होगा, r बराबर h है तो h को यहाँ h रहने दो, यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों वीडियो पॉज करके। तो अगर r बराबर h दिया है तो g डैश बराबर क्या होगा, g इंटू r बट्टे r प्लस h के जगह पर r को रिप्लेस कर देंगे, g डैश बराबर g इंटू r बट्टे 2r का होल स्क्वायर, r से r कट गया, g बट्टा 4। तो किसी हाइट पर अगर त्रिज्या और हाइट बराबर है तो g डैश बराबर क्या होता है, g बट्टा 4। ये याद रखिएगा, अगर त्रिज्या और हाइट किसी भी ऊंचाई के लिए बराबर होता है तो मतलब क्या है दोस्तों, हमने ये बोला कि अगर हम किसी हाइट की बात करते हैं तब की बात है ये।
किसी हाइट की बात करते हैं तब की बात है। तो किसी भी, तो अब होता क्या है कि पृथ्वी पे हर जगह आर्क सेम है, लेकिन जी यहाँ सेंटर पे 0, ग्रेविटी जो है पोल पे मिनिमम होता है, विषुवत रेखा पे मैक्सिमम होता है। तो जी का मान हर जगह बदलते रहता है, इसीलिए दोस्तों हर हाइट पे जो है आपका फॉर्मूला चेंज होते रहेगा। तो इसका दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है, किसी भी हाइट पे हमने अभी आपको बोला, किसी भी हाइट पे जी डैश बराबर क्या होता है, जी इंटू आर बट्टे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों जिसको लिख लीजिएगा, जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बट्टे आर का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों बोला जाए कि नहीं, अगर पृथ्वी का यह सरफेस है और हम इससे नीचे की ओर गड्ढा करके अंदर गए, जिसकी गहराई दी हुई है x क्या है, डेप्थ, h यहाँ हाइट था ना। जब पृथ्वी के सतह से ऊपर गए तो ये फॉर्मूला, जब नीचे गए तो जी और जी इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर होता है दोस्तों, ये गहराई के लिए है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको चूँकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसको पहले आप लिख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके दोस्तों इसी पॉइंट को तब तक बताएंगे जब तक कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, कहता है क्या कि यही फॉर्मूले को हम इस तरह से आपको डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। क्या होता है वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट? मतलब दोस्तों जैसे जैसे आपको हाइट यानी ऊंचाई में बदलाव किया जाएगा, जी का मान क्या होते चला जाएगा। चलिए हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, हम प्रूफ कर देते हैं। सारा फॉर्मूला जो बोर्ड पे लिखे हैं अब उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ताकि दोस्तों आपको वो फॉर्मूला समझ में आए। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, दो पिंडों के बीच, सर आपने बोला जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। अगर सरफेस पे है तो हमने किसी हाइट पे चल गए तो f बराबर हो जाएगा जी m1 m2 बट्टा आर प्लस, यहीं पर कैपिटल आर लिख देते हैं। किसी h ऊंचाई पर गया तो क्या हम इसको r प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर हम लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है? तो बोलिएगा दोस्तों क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ। तो सर इस f को कन्वर्ट करते हैं mg से, तो हमने बोला था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता था, ये कट गया तो g बराबर होता था जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता था दोस्तों, जो कि हम इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हमने यहाँ पर g बराबर पढ़ा क्या है दोस्तों, mg, m कट जाता है g m बट्टा किसी हाइट पर, ये मेरा स्मॉल g का मान होना चाहिए, किसी हाइट पर ये मेरा स्मॉल g का मान होना चाहिए दोस्तों। तो अगर हम अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने चले, इस फॉर्मूले की अगर हम किसी हाइट पर निकालने चले तो क्या होगा। हाँ चलिए दोस्तों, हम अगर इसमें से दोस्तों अपने मन से अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लें, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं दोस्तों। ये किसी हाइट पर जी का मान है, अगर इसी जी डैश में से दोस्तों ये जी एम बट्टा हमने क्या किया दोस्तों, आर स्क्वायर बाहर लिया, तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर होगा। क्यों होगा आप यहाँ से करके देखो, हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। सर आर प्लस एच बाई आर है, मानते हैं इसमें नहीं आर स्क्वायर अगर अंदर करते हैं तब सुनो, आर प्लस एच का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। अगर हम अपने मन से आर से भागा और आर से गुना कर दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
अपने मन से r से भागा और r से गुना करे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो r प्लस एच बट्टा आर और इंटू आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये r बट्टा आर प्लस एच बट्टा आर का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया, आर बट्टा आर 1 होता है 1 और एच बट्टा आर हमको यहाँ से दिख रहा है। इसी फॉर्मूले को हमने अपने मन से ऊपर आर और नीचे आर से गुना और भागा करके देखा तो हमें ये रिजल्ट आया। सर अब जानते हैं क्या होता है, जी डैश बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर इंटू 1 बट्टा 1 प्लस एच बट्टा आर का होल स्क्वायर। हमने इसको तोड़ दिया बस इसी टर्म में, सेम टर्म लिखा हुआ है। काहे लिखे हैं सर, काहे लिखे हैं कि अभी हमने इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट किया था तो हमें g बराबर आया था जी एम बट्टा आर स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि f बराबर हम जानते हैं mg होता है, यहाँ से मास मास कट गया तो हमें आता था ये वाला फॉर्मूला। जी एम बट्टा आर स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं g, तो जी डैश बराबर क्या आता है सर, जी बट्टा 1 प्लस एच बट्टे आर का होल स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आ गया, ये एक रिजल्ट आ गया दोस्तों। इसे उतार लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। होता क्या है दोस्तों, आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है कि सर दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल Gm1 बट्टा M2 बट्टा आर स्क्वायर होता है और F बराबर mg होता है। तो हमने g बराबर Gm बट्टा आर स्क्वायर लिख लिया और हमने इसी को बोला कि सर अगर किसी हाइट पर जाएंगे तो r प्लस h होगा, नॉर्मल सा बात है। तो अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से हमने r ऊपर गुना किया, नीचे भागा किया और अब से इसी रिजल्ट को ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला लाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है, चलिए दोस्तों हम बोले कि सर जी डैश बराबर आया हमें जी बट्टा 1 प्लस एच बट्टे आर का होल स्क्वायर, या जी डैश बराबर आया जी बट्टा 1 प्लस एच बट्टे आर पे पावर -2। अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये जस्ट जी डैश बराबर आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h बट्टा आर। जब इसका एक बार आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको ये डेरिवेटिव आएगा, ये इसका रिजल्ट होगा। चूँकि टाइम कम है इसीलिए अब इसको हम डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये किसी हाइट के लिए था दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। अगर हम सरफेस से नीचे की ओर, मान लीजिए कि ये मेरा x है डेप्थ, अगर नीचे की ओर हम कोई ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तब क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला सर f बराबर होता है Gm(m)2 बट्टा आर स्क्वायर और g बराबर होता है Gm बट्टा आर स्क्वायर। तो हमें आ रहा है g डैश नीचे की ओर, नीचे की ओर हमको g डैश निकालना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो नीचे की जब ओर आएंगे तो सर r माइनस एच होगा कि नहीं होगा, ये r था, ऊपर गए तो r प्लस, नीचे गए तो r में से वो हाइट घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा आप लोग खुद बताना। हम बोलेंगे तो आप बोलोगे सर बिल्कुल घटना तो चाहिए। अब वही चीज़ हम इसमें फिर से करते हैं सर कि हमने बोला कि r माइनस एच है, अपने मन से r से गुना किए, अपने मन से r से भागा किए, इसका होल स्क्वायर था तो r स्क्वायर बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ पे r बट्टे आर माइनस एच बट्टे आर आ गया। तो r बट्टे 1 माइनस एच बट्टे आर इंटू आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि आर स्क्वायर बाहर लिया, बाहर लेने का मतलब क्या हुआ, इसके यहाँ बढ़ रहे हैं तो जी डैश बराबर आ जाएगा Gm बट्टा आर स्क्वायर बाहर लिया था और ये आ गया था 1 माइनस एच बट्टे आर का होल स्क्वायर। 1 माइनस एच बट्टे आर का होल स्क्वायर हमें आ रहा है रिजल्ट दोस्तों। इसी को दोस्तों हम अब फिर इसको हम g लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, तो जी डैश बराबर ये g हो जाएगा और 1 माइनस एच बट्टे आर का होल स्क्वायर माइनस होगा, चूँकि h बहुत कम होता है r से उस फॉर्मूले में भी। तो सर हम क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है g इंटू 1 माइनस एच बट्टे आर।
सर पावर हट जाता है ऑटो, पावर दोनों तरफ हटा है, तो क्यों हटता है बताते हैं। एक और रीजन है, डेरिवेटिव नहीं भी करोगे तो भी। सर इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जी डैश बराबर जी इंटू 1-h/r, ठीक है। पावर जो भी था उसको हटाते, क्यों हटाए अब हम बताते हैं। देखिए सर एक फॉर्मूला आया था फॉर हाइट, 4HEIGHT, जी डैश बराबर आया था g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। और फॉर डेप्थ जी डैश बराबर आया था जी बट्टा में आ गया था ना, बट्टा में आ गया था सर 1-h/r का होल स्क्वायर। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सर दोनों कंडीशन में हमने बोला कि पृथ्वी का रेडियस ये है तो हाइट ये है, ये हाइट है तो ये रेडियस है। h क्या है सर, बहुत 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 छोटा है r से, h इतना छोटा है कि हम उसको r से नेगलेक्ट कर सकते हैं, r से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब सर ये 0 हो जाएगा, h को नेगलेक्ट कर दिए, 0 मान दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। इसीलिए सर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्क्वायर का टर्म हटा देते हैं डेरिवेटिव में। इसीलिए हाइट की जब बात करते हैं तो g इंटू 1-2h/r लिखते हैं, कोई दिक्कत, पावर टर्म हटा देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर g इंटू 1-h/r लिखते हैं। पावर टर्म हटाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ है कि अगर पृथ्वी का रेडियस ये r है तो हाइट ये है, और हाइट को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों ग्रेविटेशनल। अब केपलर लॉ बच गया। तो अब आते हैं केपलर्स लॉ पे। केपलर्स लॉ में कहता क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वी है, अरे यार वो किस स्पीड से सन की चारों ओर मूव करता है, तो दोस्तों वह स्पीड होता है v0 इक्वल टू √gm अपॉन r प्लस h। ये होता है स्पीड, जिस स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों फिर वही, अगर h इतना छोटा है r से कि वह नेगलेक्ट हो जाता है, तो v जो है, जो सूरज के चारों अगर चक्कर लगा रहा है, वह स्पीड क्या होती है, v0 स्पीड है सर पृथ्वी की। v0 इक्वल टू स्पीड ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ अर्थ है, सॉरी स्पीड ऑफ अर्थ टू रोटेट अबाउट सन, टू रोटेट सन के चारों ओर, पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा h, नेगलेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर अपने मन से यहाँ पे सर अगर हम r से गुना करें और r से भागा दे, कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई दिक्कत हैगा तो दोस्तों आप अपने मन से हम क्या r से गुना करके r से भागा कर सकते हैं। आप बोलोगे कर सकते हैं, तो सर क्या gm/r² इंटू r हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ होगा। तो v0 बराबर सर gm/r² को क्या हम स्मॉल g नहीं लिख सकते हैं? अभी हमने स्मॉल g तो पढ़ा है ना कि gm/r² होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √g इंटू r। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। सर स्पीड ऑफ अर्थ पूछा जाता है एग्जाम में, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, कौन सा, नीचे वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो पृथ्वी का रेडियस अगर r है, ग्रेविटी g है, तो रोटेशन कितना होगा v0। जैसे कि सर पृथ्वी का रेडियस सभी को पता है 6400 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है, और ग्रेविटी को हम बोल सकते हैं 9.8 मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किए, तो v0 बराबर हो जाता है दोस्तों, इसको काटेंगे तो 7.9 गुना 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आता है, और 8 किलोमीटर पर सेकेंड एप्रॉक्स। इसको मीटर बोले तो किलोमीटर बोल सकते हैं। तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करती है, और ये उसका फॉर्मूला है। अब आता है दोस्तों केपलर्स लॉ से ही एक निकलता है एस्केप वेलोसिटी, जिसका मान होता है 11.2। सर यह पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एरिया है,
जहाँ पृथ्वी का जी काम करता है, ठीक है। यह सरफेस है जहाँ जी है। सर अगर इस पॉइंट के बाहर चला गया तो जी का मान होता है 0, पृथ्वी के जी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी VE होता है √2gr, √2gr, यही GR का डबल, √2gr। और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितना होता है, ESCAP 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहीं पर आप यही GR का मान दुगुना कर दोगे तो आपको अंदर पता चल जाएगा। वैसे दुगुना क्या करना है, आपको 8 निकला था, √2 का मान होता है √2, 8 गुना 1.414 होता है, और 14 गुना 8 112 ना होता है, करके देखो तो होता है ना। तो ये आपको होता है एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, केपलर्स लॉ पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो केपलर्स ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर जिस पाथ पे घूमती है वह पाथ कैसा है, इलिप्टिकल, अंडाकार बोलते हैं, चपटा अंडाकार, चपटा अंडाकार। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। दूसरा केपलर्स लॉ कहता क्या है कि दोस्तों पृथ्वी जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वह इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। यानी कि दोस्तों अगर पृथ्वी जो कवर कर रही है अगर उसका एरिया DA है इक्वल टाइम में, तो वह एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हर इंटरवल में, मतलब अभी वो जितना एरिया कवर की, अगर 10 सेकेंड लगा तो अगले 10 सेकेंड में फिर वो इतना ही एरिया कवर करेगी। ये केपलर्स लॉ हमें कहता है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि प्रत्येक प्लैनेट का जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका जो क्या कहते हैं क्षेत्रीय वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी वो क्या होगा, सेम होगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे एक आदमी ने 10 किलोमीटर चलने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, फिर अगले 10 किलोमीटर चला और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हर बार उसका इंटरवल यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो यह जो एरियल वेलोसिटी है वह कांस्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं केपलर्स थर्ड लॉ में। केपलर्स थर्ड लॉ कहता है क्या कि सर अगर ये सूरज है और अगर कोई भी प्लैनेट है और इनके बीच की दूरी r है, किसी भी ग्रह की सूरज से जो दूरी होगी, परिक्रमण काल जो भी होगा, रोटेशनल पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड, वह टाइम पीरियड, ये थर्ड लॉ है। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके दूरी के होल क्यू के, केपलर्स थर्ड लॉ है, ठीक है दोस्तों। ग्रेविटेशनल में इससे इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं सारे फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चंस भी करवा देंगे उपकार के बुक से, तो आपको ये सारे फॉर्मूले फिर से आएंगे। अगला वीडियो में दोस्तों हम वर्क, पावर, एनर्जी और फ्लूइड मैकेनिक्स, 4-5 वीडियो दोस्तों हो सकता है लगेगा, क्योंकि वर्क, पावर, एनर्जी बचा हुआ है। वर्क, पावर, एनर्जी और उसके डिफरेंट फॉर्मूले, उसके बाद ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर मैग्नेट। तो एक एक करके दोस्तों हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।